Hello student, how are you? So today we are going to start NCERT chapter 3 that is kinematics. So बच्चों चैप्टर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट ऑफ काइनामेटिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काइनामेटिक्स होता क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। काइनामेटिक्स टू वर्ड से बना है। फर्स्ट इज द काइनेमा एंड सेकेंड इज द टिक्स। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं काइनेमा, तो आप अक्सर सुने होंगे सिनेमा, जैसे काइनामेटिक्स तो वैसे ही आपने सुना होगा सिनेमैटिक्स। मूवी भी देखते हो तो पता ही होगा आपको। तो बच्चों अगर काइनेमा की बात करते हैं तो काइनेमा होता है कि मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जैसे अगर सिनेमा की बात करते थे तो सिनेमा होता है स्टडी ऑफ मोशन पिक्चर। तो वहाँ पे हम बात करते थे जो भी आपका जो चलचित्र की जो बात होती थी, मोशन पिक्चर की बात होती थी, तो सिनेमा में होती है। लेकिन अगर काइनेमा की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और टिक्स का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब होता है स्टडी एंड इसका मतलब होता है मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगर मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स का बात करूंगा तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग ऑफ फोर्स एंड मास। अब गौर से सुनिएगा, फोर्स एंड मास, ये मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ। तो काइनेमेटिक्स अगर डिफाइन करने के लिए आपसे बोला जाता है तो अगर मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग ऑफ, विदाउट कंसीडरिंग ऑफ, कंसीडरिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड मास, फोर्स एंड मास। तो बच्चों ये हमारा काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन होता है। अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूंगा तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी कॉज। हम वहां पे ये नहीं बात करते हैं कि फोर्स कैसे, मोशन कैसे जनरेट हुआ, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका मास क्या है, इन चीजों को हमेशा हम इग्नोर करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो 11th का जो सिलेबस है आपका, 11th में बेसिकली काइनेमेटिक्स के अंडर में आपको दो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो चैप्टर 3 है और 4 है, दोनों में भी मैं बताऊंगा कि क्या है। तो पहले आप इसको राइट डाउन करो फटाफट। अब देखिए वीडियो पॉज करके फटाफट राइट डाउन करो। ओके, तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि काइनेमेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एंड मास। हम देख रहे हैं कि काइनेमेटिक्स में जो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 पढ़ना है बच्चों। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है इसमें जो हमारा जो सिलेबस कवर करनी है, पोजीशन पढ़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये हमें जानना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। इसके बाद इसी में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, फिर मैं बात करूंगा एक्सलेरेशन क्या होता है, और एक नया चीज है आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ोगे बच्चों चैप्टर 3 जो हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये ऑलरेडी आप इसमें 9th में आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें। सिर्फ आप वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़े होंगे और रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे फास्ट खींचने का। लेकिन अगर मैं बात करूंगा चैप्टर 4, चैप्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चैप्टर 4 जो मोशन इन ए प्लेन है आपका, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपने अक्सर सुना होगा रिवर एंड स्विमर वाले आपका जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। इसके बाद मैन एंड रेन का जो प्रॉब्लम्स है वो सारे पढ़ने होंगे। सेकेंड सर्कुलर मोशंस जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद इसमें हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सारा स्टोरी जो हमें चैप्टर 4 में पढ़नी है। तो इस तरह से चैप्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बट चैप्टर 4 पढ़ने के लिए हमें वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप वेक्टर नहीं जानते हो चैप्टर 4 में हम छू ही नहीं सकते हैं।
तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट हम चैप्टर 3 का करेंगे, फिर हम वेक्टर पार्ट पे आएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन, काइनेमेटिक्स का अगर मैं डिफिनीशन जैसा कि मैंने बोला, इसमें क्या है, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। अगर मैं बात करूंगा, दिस इज चैप्टर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम बात करेंगे व्हाट इज मोशन, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे मोशन क्या होता है। अगर जब मैं मोशन की बात करता हूं बच्चों, तो मोशन क्या होता है, मोशन बेसिकली चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द मोशन। तो अगर मोशन की अगर हम बात करते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू, अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन। अब मैं बात करूंगा व्हाट इज पोजीशन। तो अगर पोजीशन की बात करेंगे, तो अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों पोजीशन का, तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन बेसिकली लोकेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेस में। अब मोशन अगर जैसे मैं बोल रही कि चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे वैसे हम बात करें पोजीशन, तो पोजीशन बेसिकली इट इज अ लोकेशन ऑफ, इट इज अ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, इन स्पेस फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन की बात करते हैं स्पेस में, तो पोजीशन, अगर हम बात करते हैं अगर पोजीशन की, तो पोजीशन में क्या, आप कहीं ना कहीं रेफरेंस लोगे। जब तक आप उसका रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो पोजीशन आप कैसे बात करेंगे। तो इसका मतलब कि पोजीशन की बात कर रहे हो तो रेफरेंस देना होगा, कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर 3 में जो मेनली जो हमें पढ़ना है, हम बात करेंगे पोजीशन क्या होता है, पहली चीज। सेकेंड हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों। और रेफरेंस पॉइंट जैसे ही पढ़ेंगे आप, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही आप अगर जान जाते हैं, फिर मैं इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, तो वो सारे चीज में हम आएंगे बारी बारी से। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन, तो पोजीशन बेसिकली लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए स्पेस फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। अब सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि रेफरेंस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे बात है रेफरेंस पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, अगर मैं बात करूँ रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करने की, तो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। अगर रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे अवेलेबल है। लाइक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बट आपको 11th-12th के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सफिशिएंट है। तो अब हम बात करें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और सिर्फ इसका हम आइडिया लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं है अभी। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे आप देखो कि रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपको आना जरूरी है। तो बच्चों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसा कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, एक्सिस, एक्स एक्सिस एक होता था, एक वाई एक्सिस होता था, एक जेड एक्सिस होता था। तो वैसा ही अगर मैं बात करूंगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं और तीनों ही एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट इज द वाई एक्सिस, और दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस। और तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन।
तो तीनों ही पॉइंट हमारा ओ पे इंटरसेक्ट करता है एंड इट इज नोन एज ए ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0 0। तो अब हम पोजीशन की बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो पोजीशन हम इस पॉइंट के रेफरेंस में बात करेंगे। पोजीशन ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन। अब ओरिजिन हमें पता होना चाहिए, ओरिजिन के रेफरेंस में ही हम बात करेंगे पोजीशन का। तो जैसा कि हमने बोला बच्चों कि पोजीशन क्या होता है, लोकेशन, लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन स्पेस फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। तो हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा ही, हमेशा तो नहीं बोल सकते हो बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं बात करूँ कोई पॉइंट P है, तो इस P का पोजीशन अगर हम बात करेंगे तो इसकी पोजीशन हम कंसर्न होता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ पे है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ पे है। तो हम देखेंगे इस पॉइंट की अगर लोकेशन जो हमारा है, पोजीशन जो बात कर रहे हैं, तो ये ओरिजिन से कहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन। तो मैं बात करूंगा कि अगर रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम बात करें तो रेफरेंस पॉइंट अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, रेफरेंस पॉइंट बेसिकली यहाँ पे लिखिए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ऐसे तो रेफरेंस पॉइंट हम अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूंगा रेफरेंस पॉइंट का, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन जनरली होता है अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ। और आपको रेक्टेंगुलर ही पढ़ना है, इसीलिए आप ज्यादा इधर उधर मत जाओ। तो मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो रेफरेंस पॉइंट जो हमारा होता है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इट इज द intersection point of, the intersection of x axis, y axis and z axis, x axis, y axis and z axis। इन तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज ओरिजिन। अब मैं बात करूंगा कि जो रेफरेंस पॉइंट जो हमारा है, रेफरेंस सिस्टम जो हमारा बना, तो रेफरेंस हमारा जो एक्स वाई जेड बना, इट्स ओके। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारा रेफरेंस सिस्टम बन गया है। इस रेफरेंस सिस्टम में बच्चों, इस रेफरेंस सिस्टम में अगर एक क्लॉक रख दो, अगर इसी रेफरेंस सिस्टम में एक क्लॉक अगर आप रख देते हैं, तो ये सिस्टम बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी रेफरेंस सिस्टम में जैसे हमने बताया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऑर्थोगोनल सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें जैसे ही एक क्लॉक रख देते हैं तो एक कंप्लीट सिस्टम जो बन गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कोई भी पार्टिकल के जो मोशन की बात करोगे तो हमेशा हम किसी भी फ्रेम से बात करेंगे, किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन, कोई बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है, तो अगर वो बैठा हुआ है तो सामने वाला के रिस्पेक्ट में हमेशा वो बैठे हुए हैं। अगर वो दिल्ली से पटना जा रहा है तो थ्रू आउट द जर्नी क्या है वो, अगर सामने वाला के रेस्पेक्ट में क्या है, वो स्टैंडिंग है, वो रेस्ट पोजीशन में है, वो कोई मोशन में नहीं है। बट जो बंदा दिल्ली में बैठा था प्लेटफॉर्म पे, तो अगर उसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो 10 तो 50 किलोमीटर ऑलरेडी रन कर चुका है पटना पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा तो हमेशा जो रेफरेंस जो डिपेंड करता है, पोजीशन जो डिपेंड करता है, या अगर हम बात करें पोजीशन तो हमेशा किसी रेफरेंस में हम बात करते हैं। तो इस तरह से हमारा काइनेमेटिक्स की बात, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या हमने बताया, रेफरेंस पॉइंट के लिए एक हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे हम लेते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ओरिजिन हमारा एज ए रेफरेंस पॉइंट होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। अब इसी में अगर आप क्लॉक अगर रख देते हो तो इट इज कॉल्ड एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब मैं बच्चों बात करूंगा इसके बाद कि व्हाट इज पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आप राइट डाउन करो फटाफट। तो बच्चों एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो पोजीशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पोजीशन होता क्या है। पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हम लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। और अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो दो चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। मोशन जो है कैसे आ रहा है, कहाँ से आज जनरेट हो रहा है, वो आपको नहीं सोचना है। सेकेंड चीज, मास हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। मास 2 kg 4 kg क्या है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें जूम करके चलते हैं कि मास जो आपका यहाँ पे है पॉइंट मास है। पॉइंट मास की बात करते हैं तो साइज ऑफ द मास इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस तरह से यहाँ पे हम बात करके चलेंगे। तो अब देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में हमारा पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑलरेडी मैं अभी आपको बताया। और बेसिकली ये जो चैप्टर 3 है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो सारे ही एक्टिविटी हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन में मोशन करानी है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करानी है, सिंगल डायरेक्शन मोशन है, तो इसीलिए इसमें कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे कि 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन जैसा कि हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे हमारा ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किस पॉइंट के अबाउट है ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट्स इट। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा सीधे पाथ लेंथ पे कि व्हाट इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज ए डिस्टेंस। पाथ लेंथ होता क्या है बच्चों? पाथ लेंथ की बात करते हैं तो इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट और ए पर्सन। किसी भी पर्सन के थ्रू जो एक्चुअल पाथ जो कवर किया गया है, दैट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। अब सपोज हमारा कोई पॉइंट ए है यहाँ पे और एक पॉइंट बी है। तो ए से बी कोई पर्सन अगर जा रहा है तो इस तरह से उसे रास्ता पता नहीं है, कैसे भी जिगजैग मेथड से आपका यहाँ पे गया। तो यहाँ पे एवरी स्टेप्स, हर स्टेप यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। और जितने भी पाथ उसने चला है, जितने भी पाथ चले हैं, सारे पाथ का जो हम एक्चुअल लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ की बात करेंगे तो इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, ए पर्सन और ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ, कॉल्ड पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ में एक्चुअल डिस्टेंस हम देखते हैं, एक्चुअल पाथ देखते हैं, जिस पाथ के थ्रू जा रहा है वो सारे पाथ का हम एक एक स्टेप कंसीडर करते हैं। तो पाथ लेंथ में मतलब अगर यहाँ से ए टू बी गया तो जो भी पाथ है यहाँ पे सारे पाथ हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड, अगर यहाँ से सीधे अगर ऐसे चला गया तो यहाँ पे जो पाथ फॉलो किया इसका पूरा लेंथ हम डिसाइड करेंगे और वही होता है उसका पाथ लेंथ। अगर यहाँ से ऐसे अगर जा रहा है तो इस पाथ, दिस इज द पाथ फर्स्ट, पाथ सेकेंड, पाथ थर्ड, तो यहाँ पे इस पाथ से गया तो ये सारे लेंथ जो हमारा है। और एक पाथ ऐसा भी है कि एकदम शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू बी जाने के लिए। तो पाथ लेंथ आई थिंक क्लियर हो गया कि पाथ लेंथ जो हमारा होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन और ए ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की बच्चों का मैं बात करता हूँ तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, गौर से सुना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, बिटवीन नहीं बोल रहा हूँ। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, पहले तो आप डिफिनेशन लिखिए। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम
इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब अभी हमने बताया आपको कि पॉइंट ए रहा और दिस इज द बी। ए से बी जाने के बीच में हम 4 रास्ते में तय कर रहा हूँ। एक रास्ता तो ये है, ऐसे कोई गया, दिस इज द पाथ फर्स्ट। सेकेंड मैं बात कर रहा हूँ, एक यहाँ से बंदा ऐसा गया, दिस इज द पाथ सेकेंड। थर्ड ऐसे कोई जा रहा है, दिस इज द पाथ थर्ड। एंड ए टू बी जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ एक ऐसा भी है जो सीधे यहाँ से ए टू बी जा रहा है, दिस इज द पाथ 4। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है, जो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो सबसे अगर देख रहे हैं कि सबसे लार्ज पाथ लेंथ की होता है थर्ड है, फिर फर्स्ट है, फिर 2 है एंड फोर्थ इज द शॉर्टेस्ट पाथ है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इससे छोटा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में ए टू बी से छोटा पाथ और कोई हो ही नहीं सकता है, इसीलिए बोला कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो भी होता है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम, फिर हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। इसको राइट डाउन करिए फटाफट। चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में ये ओरिजिन है ओ, यहाँ से कोई पर्सन है में ए बी एन सी, 3 हॉल्ट है, तीनों के बीच में 10-10 मीटर का इंटरवल है। ये सारे के सारे 10-10 मीटर का इंटरवल, ऑल आर द 10-10 मीटर इंटरवल है, ए बी एन सी। अगर कोई पर्सन यहाँ से चल रहा है तो फर्स्ट पॉइंट जब ए पे जा रहा है तो ए पॉइंट फर्स्ट जाने टाइम में, ए पॉइंट सेकेंड, पॉइंट थर्ड। और रिटर्निंग टाइम की बात कर रहा हूँ तो ए पॉइंट फोर्थ ए रिटर्निंग टाइम का है और ए पॉइंट फिफ्थ। तो सारे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, इस पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि फर्स्ट पॉइंट पे जो ये आपका फ्रॉम ए टू बी, जब ए टू बी जब जा रहा था, ठीक है, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था, ऑल आर द 10 मीटर। तो ए भी 10 मीटर होगा और ए भी 10 मीटर ही होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट जब बी पे आ रहा है, तो जब पर्सन बी पे आ रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। ये आपका आ गया 20 मीटर। थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पॉइंट पे, तो दिस इज 30 मीटर। अगर मैं बात करूंगा रिटर्निंग, अब सी टू बी आ रहा है, अब क्या आ रहा है, सी टू बी। तो सी टू बी आ रहा है तो डिस्टेंस हमने क्या बोला था कि जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ किया है, पाथ जो ट्रेवल किया था, ए टू ओ टू ए आया, फिर बी आया, फिर सी टू डी आ रहा है। तो पाथ क्या होता है, पाथ लेंथ कभी घटता नहीं, हमेशा इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे 30 + 10 और ऐड हो जाएगा। तो डिस्टेंस की बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे, जो रिटर्निंग पॉइंट है, तो दिस इज कॉल्ड 40, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस इज द 40। बट यहीं पे अगर मैं बात करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल पॉइंट से कितना दूरी पे है फाइनल पॉइंट। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये हमारा फाइनल पॉइंट है और दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो दिस इज द 20। तो अगर फोर्थ पॉइंट पे मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट का, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, 20। ये आपका डिस्प्लेसमेंट फोर्थ पॉइंट पे 20 आएगा। अब अगर फिफ्थ पॉइंट पे आएगा तो इसके बीच में अगर मैं बात करूंगा तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 10। और सिक्स में केस ले रहा हूँ, वापस फिर घर पे आ गया। तो
अगर मैं बात कर रहा हूँ 5th पॉइंट में, तो डिस्टेंस इसके बाद तो फिर ऐड हो जाएगा। तो 30 यहाँ तक चला था, 10 ऐड हो गया और 10 फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं जाता है। तो ये आपका कितना हो गया, 40 + 10 दैट इज 50 मीटर। बट इसी में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो इट इज 10 मीटर, इट इज 10 मीटर। और लास्ट में अगर 6th पॉइंट पे मैं बात करूं, जब मैं वापस घर पे आ गया तो ये 30 मीटर गया और 30 मीटर वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 60 मीटर। तो 6th पॉइंट पे ये 60 मीटर तय किया है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। इस पॉइंट पे जैसे ही आया तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। कोइंसाइड हो गया तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट क्या, 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आते ही क्या हो गया है, अभी हो गया है 0 मीटर। तो इस तरह से मैं देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए आपको। अब मैं बात करूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे क्या होता है। तो देखिए इसको आप राइट डाउन करो फटाफट। मेरा बच्चों कोई सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक पे कोई पर्सन मूव कर रहा है यहाँ पे, और 1/4 ऑफ द पेरीमीटर मूव कर रहा है, 1/4 ऑफ द पेरीमीटर मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस इधर 10 मीटर है। अगर 10 मीटर रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का और 1/4 ये पूरा ट्रैक का मूव कर रहा है, तो फाइंड कीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में। तो सर्कुलर ट्रैक जो हमारा है, ये सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक पे जो भी पर्सन आएगा थ्रू एक्चुअल पाथ लेंथ हमारा ये होगा। तो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा ये, तो इसका मतलब है कि टोटल पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो हमारा होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2πr, ये हमारा पेरीमीटर होता है। और 1/4 ऑफ द पेरीमीटर की बात करेंगे तो 1/4 ऑफ पेरीमीटर, 1/4 ऑफ पेरीमीटर हमारा आ गया 2πr/4 दैट इज πr/2। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, डिस्टेंस की बात करूंगा तो जो लेंथ जो ट्रेवल्ड किया है, जो भी ट्रेवल कर रहा है लेंथ, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा, πr/2 दैट इज पाई 10/2 5 दैट इज 5π। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक जो बंदा आ रहा है उसका डिस्टेंस हो गया 5π मीटर। अब अगर मैं बात करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने आपको क्या बोला था कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल पॉइंट इज दिस एंड फाइनल पॉइंट इज दिस। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ से देखिए 1a रहा और 2a रहा, तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ए होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसकी अगर बात करेंगे, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या डिस्टेंस होगा, ट्रायंगल बात करो यहाँ पे, तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दिस इज ऑल्सो रेडियस है, दिस इज रेडियस। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है इसका, r² प्लस r² का स्क्वायर रूट दैट इज √2r। तो यहाँ पे √2 इंटू r10 दैट इज 10√2। तो अगर मैं बात करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 1 to 2 की बात करेंगे तो 10√2, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, 10√2 डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है बच्चों। अब कोई पर्सन है, ओके, तो यहाँ से ए मूव किया है, ऐसे ए इधर गया, फिर यहाँ गया, ओके, इस पाथ से गया, फिर यहाँ से सीधे ऊपर आया, फिर ए यहाँ पे आ गया ऐसे। और इसका जो 10 मीटर मान लो आप, 10 मीटर सारे जो साइड से क्यूब का, ऑल आर द 10 मीटर। तो अगर ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट ए हमारा है।
तो मैं अगर बात करूंगा कि 1 to 2 के बीच में जब पर्सन मूव किया है तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमने एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से 10 मीटर ऐसे गया, फिर 10 मीटर यहाँ से ऊपर उठा और फिर वो 10 मीटर वापस ऐसे आ गया। तो ये 10 मीटर है, 10 तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? दैट इज 30 मीटर। डिस्टेंस हुआ टोटल 30 मीटर। बट अगर इसी को मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला था? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट ये है और दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इन दोनों के बीच में, ये क्या होगा? दिस इज द बॉडी डायगोनल। तो क्यू है हमारा, तो √3r। बॉडी डायगोनल क्या होता है हमारा? किसी भी क्यूब की अगर बॉडी डायगोनल की बात करते हैं तो √3r होता है। बेसिकली आप फाइंड कर सकते हो, इसे 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो √3। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा आ गया 10√3 और डिस्टेंस हमारा आ गया है 30। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे पहले हमें वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज ना तो हम वेलोसिटी हम पढ़ सकते हैं और ना ही फिर आगे हम एक्सेलरेशन वगैरह हम पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर 3 का मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा और अब आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर सीरीज। तो फटाफट इसके बाद वेक्टर सीरीज में जो भी 5-6 वीडियो है वो वीडियो आप देखिए पहले, फिर हम इस चैप्टर को वापस आएंगे और फिर हम 4th चैप्टर पे आएंगे। तो नेक्स्ट आपका जो होगा वेक्टर सीरीज होगा, वेक्टर सीरीज आपको देखना है और वो वीडियो यहीं पे हम खत्म करेंगे चैप्टर 3 का। इसके वेक्टर पढ़ने के बाद फिर मैं वापस आऊँगा। एक चीज़ आप लिख लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए हो, हालांकि मैं दोबारा कराऊंगा इसे। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। इट्स ओके बच्चों। अब मैं आप वेक्टर सीरीज आप देखो पहले, सबसे पहले, फिर मैं वापस इस चैप्टर पे आऊँगा। ओके।